और फिर उसके हिसाब से हमारी जो है वो हमारा आखिर में कंक्लूजन होता है। ठीक है, वेरिएबल एक्चुअली है क्या? एनी कैरेक्टरिस्टिक और एनी सब्जेक्ट विच चेंज इट्स वैल्यू, यानी जिसकी जो वैल्यू है वो कभी कम हो जाती हो कभी ज्यादा हो जाती हो। जैसे मिसाल के तौर पर क्राइम रेट है, तो वो क्राइम रेट कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज एन वेरिएबल। ठीक है, लाइक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है, तो वो भी एक वेरिएबल हो सकता है। मोटिवेशन लेवल है आपका, कभी मोटिवेशन लेवल आपका बहुत अप होता है, हाई होता है, और आप बहुत ज्यादा शौक से पढ़ रहे होते हैं, और कभी कभी आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत लो हो रहा होता है और आपको दिल नहीं चाहता कि आप पढ़ें। तो ये भी जो है वेरिएबल की भी एक टाइप है। एज जो है इट कुड बी एन वेरिएबल। करियर जो है, कभी आपका करियर बहुत अच्छा हाई अप होता है, कभी आपका करियर बिल्कुल लो होता है। तो एवरी एवरी सब्जेक्ट विच चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब कभी भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसमें हमेशा दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी जो वेरिएबल अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये वो होता है जिसकी जो वैल्यू है उसकी चेंज होने का दारोमदार उसकी अपनी जो है वो कैपेबिलिटी पे नहीं होता, बल्कि किसी और के ऊपर होता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसा कि अगर हम क्राइम रेट की बात करें, तो क्राइम रेट कम या ज्यादा तब होगा जब जुडिशरी अगर या तो कन्विक्शन रेट बढ़ा दे, तब या तो क्राइम रेट कम हो जाता है, या फिर अगर जो है पुलिसिंग जो है पुलिसिंग ज्यादा हो जाए और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत इफेक्टिवली काम करने लगे, तब भी क्राइम रेट कम हो जाता है। तो जो क्राइम रेट है इट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द पुलिसिंग और द जुडिशियल एक्टिंग या जो जुडिशली जो कन्विक्शन रेट है वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो अपनी मर्जी से मूव ऑन करता है, लेकिन क्राइम रेट का कम या ज्यादा होना उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट रिस्पॉन्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यूज चेंज करेगा, तो उसके साथ साथ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगी उसके रेस्पॉन्स में। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो जो अभी हम उसके साथ ही वाइस वर्सा डिस्कस कर रहे थे। Variable that is presumed to influence the other variable. It is the presumed cause, whereas the dependent variable is the presumed effect. ठीक है, असल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो है वो कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं जो जिनकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, वो काज है, वो रीजन है, वो जो रीजन पैदा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जिसकी वजह से वैल्यू चेंज हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पर यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ कन्विक्शन रेट अफेक्ट क्राइम रेट इन कंट्री। एक क्वेश्चन सब ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, वो कन्विक्शन रेट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जुडिशरी जब दिल चाहे बढ़ा दे, जब दिल चाहे कम कर। और इसमें क्राइम जो है वो इस मुल्क के अंदर जो भी क्राइम रेट है वो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब कभी भी कन्विक्शन रेट बढ़ेगा या ज्यादा होगा, उसके साथ साथ क्राइम रेट भी कम या ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट कन्विक्शन लेवल इन योर रिसर्च फॉर कंट्रोलिंग क्राइम रेट। अब क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन 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 से जो है वो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। वन ऑफ देम जो है वो कन्विक्शन रेट है। प्रमोशन इफेक्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या हो गया, अवार्डिंग प्राइज हो गया, या फिर अवार्डिंग जो है वो उनको मोटिवेट करने के लिए उनको आप प्रमोट कर दें। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट इसमें होगा उसके अंदर मोटिवेशन। मोटिवेशन उस वक्त बढ़ेगी जब आप अपने स्टूडेंट्स को प्राइज देंगे ज्यादा। अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं, तो अगर हम एम्प्लॉयज की तरफ आते हैं, तो एम्प्लॉयज के लिए जो मोटिवेशन रेट बढ़ने की वजह होती है वो होती है उनकी प्रमोशन। अगर आप उनको प्रमोट करेंगे, उनको आप तरक्की देते जाएंगे, उनमें मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, वो काम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। लाइकवाइज अगर आप स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं,
तो स्टूडेंट्स को जब कभी भी आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपकी कारकर्दगी अपनी अच्छी दिखाए, तो आप चाहते हैं कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उसको आप प्राइज देते हैं। क्या करते हैं कि एक आप उनके लिए कंपटीशन रखते हैं, फिर आप उनसे कहते हैं कि जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा हम उसके लिए प्राइज और हमारे पास है, एक प्राइज देते हैं आप उसको। दूसरा उसके लिए क्या होता है कि उससे स्टूडेंट में सारे बाकी जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनमें भी मोटिवेशन लेवल उनको देखकर बढ़ता है। कुछ लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन फिर भी उनमें जो है मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, चले हम भी पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब क्लास के अंदर अगर आप चाहते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, तो उसके लिए भी यही होता है कि आप उनको मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ाने के लिए ये होता है कि आप उनको मार्क्स अवॉइड करें, साथ के साथ जो है वो उनके लिए जो है कोई छोटा सा या कोई सा भी प्राइज रखें, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी तारीफ क्लास में की जाए। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। जो चीजें अफेक्ट करती हैं और उससे मोटिवेशन लेवल अफेक्टेड हो रहा है, तो जो काज है वो काज आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और जो मोटिवेशन लेवल है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तो वो आपके पास हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके दूसरे हम थोड़ी सी चीजों का डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्सप्लेन, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर होता है, यानी इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। और इंडिपेंडेंट होता है एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी जो जिसकी वजह से वेरिएबल जो है एक्सप्लेन हो रहा है वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये प्रिडिक्टेंट होता है, वो प्रिडिक्टर होता है। ये रेग्रेसेंट होता है, यानी ये जो है कम या ज्यादा होगा वो रेग्रेसर होगा, कम या ज्यादा करने वाला होगा। ये रेस्पॉन्स होगा और वो अफेक्ट होगा, यानी कि स्टिमुलस होगा। ये आउटकम होगा, वो कोवरिएट होगा, यानी कि वो जो है आउट इनपुट होगी, इनपुट इंडिपेंडेंट की होगी, तो उसके अंदर हमें आउटपुट जो मिलेगी वो डिपेंडेंट होगी, आउटकम होगी। अच्छा, डिपेंडेंट जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, और उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो होगा वो कंट्रोल करने वाला होगा या कंट्रोलर होगा। अच्छा, इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल whose existence is inferred but it cannot be measured, यानी ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों के बीच के अंदर आकर के इन दोनों के ऊपर असर डाले, वो हमें कहलाता है, वो कहलाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ वीडियो क्लिप्स ऑन लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल, the association between video clips and the learning ability needs to be explained। उसके लिए हमें पता चला है कि भाई ये इसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है। Other variables intervene such as anxiety, fatigue, motivation, improper diet। अब देखें, हम तो अच्छी तरह मिसाल के तौर पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है हमारा, अगर वो किसी एंजाइटी का शिकार है, तो चाहे हम कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, उसको कितना भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन उसकी अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो बीच में इंटरवीन कर रही होगी और उसकी एबिलिटी के ऊपर जो है अफेक्ट डाल रही होगी। फटीग, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो थका हुआ है स्टूडेंट, और या फिर वो जो है किसी जो है वो वजह से उसको जो है पैनिक कंडीशन है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा ठीक से, तो चाहे क्लास में उस्ताद कितना भी अच्छा उसको पढ़ाएगा, लेकिन वो जो है उसकी फटीग या उसका जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो उसको कभी भी ठीक से परफॉर्म करने नहीं देगा। या मोटिवेशन लेवल उसका लो है, यानी मोटिवेशन लेवल कहाँ किसी और वजह से अगर उसका लो है, या उसने इम्प्रॉपर डाइट ली हुई है, तो अब चाहे हम उसको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं क्लास में, चाहे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे हम उसको जो है वो प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा कि उसका प्रॉपर हमें इफेक्ट नहीं मिल पाएगा कि क्या वाकई हमने जो परफॉर्मेंस की थी उससे स्टूडेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इंटरवीन कर रहा होगा, कुछ कोई चीज उसको डिस्टर्ब कर रही होगी बीच में। या फिर अगर किसी वजह से वो क्लास में आपस में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, तो तब भी बच्चे आपस में एक दूसरे को घूर के ज्यादा देख रहे होंगे, पढ़ कम रहे होंगे। तो बहरहाल ये चीजें जो है ना, ये भी अफेक्ट डालती हैं बच्चे के ऊपर, या किसी भी वेरिएबल की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी। इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल्स जो हैं, इट इज कास्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज इटसेल्फ
अ cause of the dependent variable, या तो वो dependent variable से arise हो रही होती है intervening variable जो होते हैं, जो कि डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वजह वो खुद होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर क्लास के अंदर स्ट्रेस का माहौल होगा, टीचर ने कोई स्ट्रेस का माहौल क्रिएट कर दिया आकर, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स की मोटिवेशन कम हो जाएगी और उनका ध्यान जो है पढ़ाई से वो हट जाएगा। इसी तरीके से मैं भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मिसाल के बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी कोई अगर जो है वो हो जाती है, किसी किस्म की बहस हो जाती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो अब क्या होगा कि टीचर चाहे कुछ भी कहता रहे क्लास में, वो अपनी टेंशन की वजह से, ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है इट कुड बी काज फ्रॉम आइदर साइड्स, इंडिपेंडेंट की तरफ से भी और डिपेंडेंट की तरफ से भी, दोनों चीजों से आ सकते हैं। जैसे अगर हम क्राइम रेट की बात कर रहे थे, तो क्राइम रेट अगर अगर मिसाल के तौर पर बेशक कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ जो हमारे पास ऑफेंडर्स हैं, अगर वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करके क्राइम कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट बढ़ने के बावजूद भी क्राइम रेट हाथ नहीं आएगा, तो अब इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या आ गया इसमें हमारे पास, ये एक आउटसाइडर इफेक्ट हो गया, यानी हमारे पास क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है आपके वेरिएबल्स के ऊपर। अच्छा, हायर एजुकेशन इज टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। अच्छा, हायर एजुकेशन जो है, मिसाल के तौर पर हम इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हायर एजुकेशन मतलब ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो बहुत ज्यादा कमा सकता है, ये एक जो है वो क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, या हम समझ लें कि एक रिसर्च प्रॉब्लम भी बन सकती है आगे चल के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। अब हायर एजुकेशन या स्किल्स है बंदे के पास, वो क्या हो गई, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंसान चाहे तो पढ़े ना चाहे तो ना पढ़े। अब हायर इनकम जो आ गई वो डिपेंड कर रही है आपकी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन इसके अंदर इंटरवीनिंग कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, आप भले कितने अच्छे हाईली स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड है, लेकिन आपको जॉब या बेटर ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाता, या बेटर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, तब भी आपकी इनकम क्या होगी, वो लो की लो ही रहेगी, वो हायर नहीं होगी। अब इंटरवीन किस चीज की वजह से हो गया, आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से, या आपकी सोशल वैल्यूज की वजह से, या फिर अगर किसी वजह से कोई करप्शन आपके माशरे में बढ़ती है, तो करप्शन से भी क्या होगा कि चाहे कोई शख्स कितना ही हाईली एजुकेटेड हो, कितना ही चाहे स्कूल हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी हो, लेकिन उसको उसकी प्लेस नहीं मिल पाती है। ठीक है, it causally affected by the education and itself affect income. ठीक है, organism variable, any characteristics of the research participant individual under study that can use for classification, such as personal characteristics of gender, height, weight, age in behavioral science। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स रिसर्चर है और रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो उसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं वो भी रिसर्च के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं, और उससे भी जो है, या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर उससे भी फर्क पड़ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो हाईली जो है इंटेलेक्चुअल होते हैं, या फिर उनकी जो है वो इंटेलिजेंस वो और बाकी के स्टूडेंट से थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास होंगे हाईली, जो जिनकी इंटेलिजेंस लेवल हाई होगी, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास में होंगे कितने, 5%, बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म एक वेरिएबल, यानी कि ऐसा ऐसी वैल्यूज जो कि उसको नेचुरली जो है वो क्वालिटीज अफेक्टेड, क्वालिटीज उसको मिली हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि अगर ओवरऑल हम चाहते हैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्टूडेंट्स को इंसेंटिव्स देने होंगे, यानी कि उनके लिए कोई प्राइज रखना होगा, उनको जो है वो कोई रिवार्ड के तौर पर मार्क्स देने होंगे, या उनकी जो है क्लास के अंदर तारीफ करनी होगी, ताकि वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो और भी ज्यादा अच्छी तरह काम करें। अच्छा, एक कंट्रोल्ड होता है और एक कांस्टेंट होता है। एक वेरिएबल जो है वो कंट्रोल्ड होगा, यानी जिसकी हम वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और एक होगा कांस्टेंट। इट इज वेरिएबल दैट नॉट अलाउड टू बी चेंज अनप्रिडिक्टेबली ड्यूरिंग दैन एक्सपीरियंस।
as they are ideally expected to remain दुकान दे विनो they are also called constant variables. ठीक है, एक मिनट यूज कर दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, an example of a constant variable is voltage from power supply. वोल्टेज जो है वो जब पावर सप्लाई से एक कांस्टेंटली आ रही है, if you are examining how electricity affect experimental subject, you should keep the voltage constant, otherwise the energy supply will change the voltage and it will change the result. तो जो रिजल्ट है वो आपकी जो वोल्टेज है कम ज्यादा होने से क्या होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा का पूरा वो स्पॉइल हो जाएगा। अच्छा, इंटरवल वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। These have ordered and equal intervals that allow not only to rank, order and items that measured but also quantify the compare and the magnitude of differences between them. अच्छा, ये जो है कुछ सालों के बाद, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च की। जब क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है तो उसमें इंटरवल्स भी होते हैं। इंटरवल्स का मतलब होता है कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं हमारे अपने डेटा की। जैसे मिसाल के तौर पर एज ग्रुप्स हम बना देते हैं। मिसाल के तौर पर पहले साल से लेकर 5 साल तक की बेबी का एक ग्रुप बना दिया, और फिर 5 ईयर से 6 ईयर से लेके 6 ईयर्स के जो है वो बच्चे से लेकर के हमने एक इंटरवल बना दिया 10 ईयर्स तक का। तो हम 5-5 साल के ग्रुप्स बनाते जाते हैं और उसके अंदर जो उनकी कैपेबिलिटीज होती है बच्चों की, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। या मिसाल के तौर पर हम जो हमारे जो ईयर्स हैं उनके अंदर 6 मंथ्स के हम अलग वैल्यूज क्राइम रेट ले लेते हैं। 6 मंथ्स पहले जो कंडीशंस, कोई एक नया लॉ अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नया कानून आ जाता है, उससे पहले कंडीशंस क्या थी, हम क्या करते हैं कि 6 मंथ्स का जो है वो ब्रेक बना लेते हैं, एक इंटरवल्स बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर 6 महीने पहले क्या कंडीशंस थी और ये कानून आने के बाद 6 माह बाद क्या कंडीशंस है। तो हम बीच में गैप लेकर जो इंटरवल है उसको बीच में रख के और फिर हम उसके इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट्स को जो है वो मेजर्स करते हैं कि क्या वाकई ये इफेक्टिव है भी कि नहीं है। ये एक क्वांटिफाई चीज होती है ना। सपोज यू हैव अ वेरिएबल सच एज मंथली इनकम दैट इज मेजर्ड इन रुपीस। अब वो क्वांटिटी है। वी हैव 3 पीपल्स हु मेक, किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 15 है, किसी की 20,000 है। मिसाल है, एक मिसाल के तौर पर। रेशो वेरिएबल, अच्छा रेशो क्या है कि जब हम किसी भी जगह पर कोई रिजल्ट्स आते हैं, कोई इफेक्ट आते हैं, तो हम उसको काउंट करने के लिए वहां से हम रेशो निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जो है हमारे पास कितने हैं, 100 हैं। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आया तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एवरेज हमारे पास जो आया है रिजल्ट, अगर हमें किसी अपने जो है वो टीचर को देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर उसके लिए क्या है कि एजुकेशन के अंदर एक जो है तरीका क्या है, उसको नापने का तरीका ये होता है कि जनाब जो भी रिजल्ट आया है बच्चों का, उन सारे रिजल्ट को जमा करके उसके नंबर से उसको आप उसका रेशियो निकालना, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी लर्निंग है, बच्चों के ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या सीखा उन्होंने वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उससे मेजर हो जाती है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। लेट्स से रेस्पोंडेंट्स were being surveyed about their stress level on the scale of 0 to 10. हमने जो है वो क्या किया कि मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स लिया। जैसा कि अगर एंजाइटी हमें देखनी है, क्योंकि अभी आजकल जो है एक ये भी जो है वो बात देखने में आ रही है कि स्टूडेंट्स में एंजाइटी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, जब कोई टीचर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जरा हमारे स्टूडेंट्स में कितनी एंजाइटी है एग्जाम्स के हवाले से या लर्निंग के हवाले से। तो हम क्या करेंगे, 0 से 10 का हमने एक स्केल खुद ही बना लिया। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स को कहा कि अब आप बताएं, आप अपने स्ट्रेस लेवल जो एग्जाम्स के लिए है या एंजाइटी जो है आपकी, वो 0 से 10 के दरमियान आप नंबर बताएं कि कितनी है, 1 है, 2 है, जितनी ज्यादा है उतना उसको आप ज्यादा मार्क्स दें। ठीक है, उससे आप उसको जो है आराम से जो है वो सबसे आप नंबर्स में ले लें
फिर जब आप उन सारे नंबर्स को लेकर के आप कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट में कितना जो है वो, या हमारे स्टूडेंट्स में जो है वो स्ट्रेस लेवल क्या है। ठीक है, I responded with a stress level of 10 should have twice the stress experience as the respondent who selected the stress level of 5। ठीक है, जो कोई एक एक बच्चा जो कह रहा है कि मेरा मेरा स्ट्रेस लेवल 5 है, इसका मतलब उसका कम है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं जी मैं तो इम्तिहानों के लिए इतना परेशान हूँ कि मैं तो स्ट्रेस लेवल को 10 मार्क्स दूंगा, तो आप समझ लें कि वो डबल परेशान है किससे, जिसने 5 मार्क्स दिए उससे। ठीक है, एज, हाइट एंड वेट आर आल्सो गुड एग्जांपल्स of ratio variable। someone who is of the 6 जो है वो फीट, अगर कोई टॉल है, is the twice as tall as the someone who is 3 फीट टॉल। यानी अगर कोई शख्स 6 फीट का है तो वो डबल टॉल है किससे, जिसकी जो है वो जो हाइट है वो 3 फीट है। अच्छा, अब आ गया नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स हमारे पास। अब क्या है कि दे कैन बी मेजर्ड ओनली इन द टर्म ऑफ वेदर द इंडिविजुअल आइटम्स, या हमारे पास जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं बिलोंग टू सर्टेन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। वी कैन नॉट क्वांटिफाई और इवन रैंक ऑर्डर कैटेगराइज द नॉमिनल data has no order। one cannot perform arithmetic like इसमें जो है नॉमिनल कैटेगोरिकल जो वेरिएबल होंगे उसके अंदर हम अब प्लस माइनस नहीं कर सकते, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी उसमें हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसा कि हमारे पास जेंडर लेवल पे अगर हम जाएं तो जेंडर हमारे पास क्या है, मेल है या फीमेल है। अच्छा, मैरिटल स्टेटस पे जाएं तो हमारे पास इसकी 44 कैटेगरीज है। तो अब हम इन दोनों चीजों को जो है किसी भी तरह से अरिथमेटिकली कंटेंट जो है वो नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास आ गए ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ऑर्डिनल वेरिएबल्स जो हैं, एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज अ नॉमिनल वेरिएबल बट इज डिफरेंट स्टेट्स आर ordered in a meaningful sequence। Ordinal data has order but the intervals between scale points may be uneven. Because of the lack of equal distance, arithmetic operations are impossible, but the logical operations can be performed on the ordinal data। A typical example of the ordinal variable is the socio-economic status of families। We know upper middle class is the higher than the middle, but we cannot say the how much higher। यानी जैसा कि अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करें तो उसके अंदर ऑर्डिनल वेरिएबल्स हो जिसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम कंपेयर करके कम या ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है उसके ऊपर अरिथमेटिक जो ऑपरेशन नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल क्या है कि क्वेश्चन आयर ऑन द टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइंटिस्ट इन द परसेप्शन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। The respondents were asked to indicate their involvement by selecting one of the following code। अब उसको कहा कि भाई ये हमने उसको कितने 5 कोड दे दिए। वेरी लो के साइंटिस्ट बहुत कम जो है टाइम लेते हैं किसी भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम को, या फिर कम टाइम लेते हैं लेकिन बहुत कम नहीं, कम टाइम लेते हैं। फिर मीडियम कहा, फिर हमने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, या फिर हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे अगर मिसाल कोरोना वायरस के लिए हम वैक्सीन की बात करें, अब हम किसी से कहते हैं कि आप ये बताइए कि साइंटिस्ट कितना टाइम ले रहे हैं वैक्सीन बनाने में, क्या बहुत कम टाइम ले रहे हैं, या उसका रिजल्ट आने में हमें बहुत या कम टाइम लगा, या मीडियम या ग्रेट, या बहुत वक्त ले लिया अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाए, या कोई उसके लिए जो है वो मेडिसिन नहीं बना पाए। ठीक है, here the variable time involvement is an ordinal variable with 5 states। उसकी 5 जो है कैटेगरीज हैं। अब डमी वेरिएबल क्या है? A qualitative variable can be transformed into quantitative variable called dummy variables। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो हमारी रिसर्च है, जैसे कि अगर अगर कोई आपसे पूछ के आपने कौन सी रिसर्च की, आप कह रहे हैं डॉक्टरल रिसर्च। अब वो कहता है जी आपने लॉ के अंदर डॉक्टरल रिसर्च की है, ये किस किस्म का मेथड इसमें अडॉप्ट होगा, क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव है। अब आप जाहिर सी बात है हमारी जो लॉ के अंदर होती है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ जो है रिसर्च होती है,
तो आप कहेंगे ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मैंने की है। तो वो कहेगा कि नहीं जी, आपने अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की है तो आप बताएं ये किस तरह क्वालिटेटिव, जबकि आपने तो इसके अंदर एवरेज निकाला हुआ है। तो यू कैन से दैट हमने क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं या जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा था उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है क्वांटिटेटिव में, ताकि हम उसको जो है उसमें ग्राफिकली शो कर सकें। तो ये चीजें उसके अंदर जो है ये डमी टाइप कहलाती है। यानी एक तो आपका ओरिजिनल जो है आपके पास डेटा वो तो क्वालिटेटिव था, डिस्क्रिप्टिव टाइप था, लेकिन फिर आपने क्या किया कि उसको ट्रांसफॉर्म किया। जैसे मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च की, लोगों से पूछा कि क्या जो है फला जो कानून है वो इफेक्टिव है नहीं है, या आप उसके बारे में क्या चाहते हैं कि या क्या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई जाए। अब उन्होंने अपनी डिफरेंट किस्म की जो है वो राय दी डिफरेंट लोगों ने। तो आपने क्या किया कि उस डिफरेंट राय को एक जो है उसमें कर दिया कन्वर्ट, कि 10 लोगों ने कहा कि इस कानून की जगह दूसरा आना चाहिए, 15 लोगों ने कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ी स्लाइटली अमेंडमेंट की जाए तो ये इफेक्टिव होगा, और 20 लोगों ने कहा कि इसको जो है इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा, लेकिन कानून में कोई खराबी नहीं है। अब आपने 10, 15 और 20 का रेशियो ले लिया, उसको साथ में आपने पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करने की बजाय आपने क्या किया, उसको ग्राफिकल जो है उसकी आपने प्रेजेंटेशन बना दी। तो ये आपने क्या किया, क्वालिटेटिव जो आपका डेटा था उसको आपने क्वांटिफाई कर दिया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए तो हम उसे डमी टाइप ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है, उसको जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जेंडर है, ये डिस्क्रिप्टिव है कि जेंडर क्या है आपका, फीमेल है मेल है, वेरिएबल इसमें क्या है जेंडर। अब हमने इसको कोड क्या दिया, फीमेल कर दिया, एफ के लिए हमने फीमेल के लिए एफ और मेल के लिए एम कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको कोडिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको हम डमी किस तरह कहेंगे कि अगर हमने क्या किया कि फीमेल के लिए 1 रख दिया और मेल के लिए या इसके लिए जो है हमने कोड रख दिया 2, और अदरवाइज के लिए हमने 0 1 रख दिया। तो ये हमने कोडिफाई कर दिया। अब हमारे पास जब कभी भी डेटा आएगा 0 1 2 0 1 2 इस तरह आएगा। अब ये हमने क्या कर दिया, उसको एक तो हमने कोडिफाई कर दिया और फिर उसके बाद उसको नंबर्स दे दिए। तो ये मजीद और भी ज्यादा क्या हो गया कि ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये हमने क्या किया, क्वालिटेटिव जो हमारे पास डेटा था उसको क्वांटिफाई कर दिया। जैसे अगर हमारे पास आ जाता है कैटेगरी में, हम जॉब की कैटेगरी ले लेते हैं, क्लरिकल है या अदरवाइज है, या कस्टोडियन है आप या अदरवाइज है। हमने क्या किया, कैटेगरिकली क्लरिकल जॉब को हमने 1 दे दिया और अदरवाइज दूसरी जॉब्स को हमने 0 कोड दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कस्टोडियन है या कुछ नहीं है वो कस्टोडियन, तो हमने क्या किया, कस्टोडियन को 1 दे दिया कोड और अदरवाइज को 0। तो ये हम इस तरीके से कोडिफाई कर सकते हैं आराम से। अच्छा, हमने जो मेन हमारी टाइप सी वो पढ़ ली है और हमारी जो क्लास का टाइम है वो भी खत्म हो गया है, तो किसी भी वक्त हमारी क्लास जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, हमने अब तक जितने भी वेरिएबल्स पढ़े हैं इन सब के अंदर मैं आपको समराइज वे में बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए। बेसिक जो आपकी कैटेगरीज हैं वो ये 2 हैं। बाकी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सोशल मैडम रिसर्च के अंदर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अस्सलाम मैम। जी जी, आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे क्या? हेलो। जी जी मैडम, जेको टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन थी नहीं मैडम? जी जी, क्या जी क्या सवाल टाइप किया ऑफ आपने? रिसर्च असां कहिड़ी कई आहे सिलेक्ट, त इन मेथड जे बारे में बता। टाइप्स ऑफ रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है ना, अच्छा जो हमारे पास टाइप्स यस ऑफ मैम, रिसर्च, इंटरव्यू में टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में क्वेश्चनिंग थींदी आहे असां खां? बिल्कुल टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय एप्लीकेशन भी होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड भी होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है बाय वे ऑफ जो है आपका सब्जेक्टिव भी होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च एक आपसे कहता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो आप कह सकते हैं कि बाय आप आप क्या पूछना चाहते हैं, बाय वे ऑफ मेथड पूछना चाहते हैं तो बाय मेथोडोलॉजी जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो गई, ठीक है। और मेथड ऑफ बाय वे ऑफ एप्लीकेशन अगर आप पूछना चाहते हैं रिसर्च, तो बाय वे ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो क्या हो गई,
आपके पास बाय वे ऑफ एप्लीकेशन जो है वो प्योर रिसर्च है, आपके पास अप्लाइड रिसर्च है आपके पास, ठीक है। और ये अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च होती है, एम्पिरिकल है। तो आप उस हिसाब से भी जो है वो जो आपसे सवाल करे तो उससे आप थोड़ा एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि भाई आप क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। बिल्कुल टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में आपसे सवाल हो सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट किया है इसमें आपने कौन सा मेथड यूज किया है, क्वालिटेटिव किया है या क्वांटिटेटिव किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिसर्च आप जो है वो डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या है या सोशियो लीगल रिसर्च क्या है। आपकी जो रिसर्च है ये किस कैटेगरी में आती है, सोशियो लीगल में आती है या डॉक्ट्रिनल में आती है या एम्पिरिकल में आती है या नॉन एम्पिरिकल में आती है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इनकी आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपको याद ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना। नहीं ये बिल्कुल इस तरह के सवाल जो आपसे प्रीवियस जो आपका गया है बैच, अगर आप उनसे पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने उनसे भी किए और उससे पहले वाले बैच से भी किए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस आप याद रखिएगा और सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सज्जाद आपने अटेंडेंस ओके ले ली है अपनी क्लास की? मैम, थैंक यू। जी मैम जी। क्योंकि हमारी जो क्लास है वो ड्रॉप होने वाली है, ठीक है। क्लास जी जी क्लास आपकी मैम ड्रॉप हाँ तो